विश्व स्तर पर अरबपतियों की एक सूची जारी की है नाइट फ्रैंक, एक संस्था है उसने। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा अरबपति अमेरिका में रहते हैं, उसके बाद चीन में और उसके बाद भारत में। तो भारत तीसरे स्थान पे है अरबपतियों की संख्या के मामले में। 2021 में इसके साथ ही रिपोर्ट की कुछ और खास बातें हैं कि 2021 में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले व्यक्ति अर्थात 30 मिलियन या उससे अधिक 30 मिलियन यूएस डॉलर या उससे अधिक की संपत्ति रखने वाले व्यक्तियों की संख्या 2021 में 9.3% बढ़ गई है विश्व स्तर पे। वहीं भारतीय स्तर पर देखें तो ये संख्या लगभग 11% की वृद्धि हुई है। तो वैश्विक स्तर से ज़्यादा भारत में अगर देखें औसत वृद्धि हुई है अरबपतियों की संख्या में। एनआईसी टेक कॉन्क्लेव 2022 3 मार्च 2022 को संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में, कहा नई दिल्ली में एनआईसी टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किया जा रहा है। टेक कॉन्क्लेव 2022 का जो विषय है डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी की तकनीकें। रुड़की वाटर कॉन्क्लेव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2 मार्च 2022 को आईआईटी रुड़की में रुड़की वाटर कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। कॉन्क्लेव का आयोजन 2 मार्च से 4 मार्च 2022 तक आईआईटी रुड़की और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। यह वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषय वस्तु पर केंद्रित होगा। येलन क्रेटर पृथ्वी पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रेटर है। ये पूर्वोत्तर चीन में येलन क्रेटर नामक एक अर्धचंद्राकार गड्ढा पृथ्वी पर पिछले 1 लाख वर्षों में सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रेटर है। रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर येलन क्रेटर लगभग 46,000 से 53,000 वर्ष पहले बना था। तो ये क्रेटर कहाँ पर है? येलन क्रेटर याद रखना है पूर्वोत्तर चीन में। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। इस बार का जो थीम रहा विश्व श्रवण दिवस का, हियर फॉर लाइफ लिसन विद केयर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अभी हाल ही में भारत को फ्रांस ने खुले तौर पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने के लिए वकालत की है। इसके पहले भी चीन को छोड़कर बाकी जो 4 स्थायी सदस्य देश हैं उन्होंने इसकी सहमति जताई है कई बार, लेकिन चाइना ने हमेशा रोड़ा अटकाया है, क्योंकि फैसले में 5 के 5 सदस्यों का सहमत होना आवश्यक है जो स्थायी सदस्य हैं। लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी गुंजाइशें हैं कि आने वाले समय में भारत, जो कि एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का, और यूएनओ एक लोकतांत्रिक संस्था है, तो लोकतांत्रिक संस्था में 2 अलोकतांत्रिक देश अर्थात रूस और चीन, जहां पर लोकतंत्र नहीं है, वो तो स्थायी सदस्य हैं। लेकिन भारत जैसा लोकतांत्रिक देश और जिम्मेदार देश वहां पर सदस्य नहीं है। लेकिन भारत का जो बढ़ता प्रभुत्व है, वो चाहे आईटी क्षेत्र में हो, यहाँ के जो आईटी विशेषज्ञ हैं, यहाँ की जो निर्माण क्षमता है, जिस जिस तरीके से बढ़ेगी, जितना बड़ा बाजार और क्रिएट होता जाएगा भारत, और ज़्यादा प्रबल संभावना बढ़ती जाएगी स्थायी सदस्यता ग्रहण करने की। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस समय अस्थायी सदस्यता भारत के पास है। अगस्त 2021 में भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी पिछले वर्ष। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने यूएनएससी सहित संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 23 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 23। संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंगों में जो हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए, ट्रस्टीशिप परिषद जो कि वर्तमान में कार्यशील नहीं है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी दी गई है, और जब भी वैश्विक शांति पर कोई खतरा उत्पन्न होता है, जैसा कि अभी है, तब परिषद की बैठक आयोजित की जाती है। लेकिन ये कितनी कारगर है, आप लोगों को अब पता चल गया होगा। ठीक है। यद्यप संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग सदस्य राज्यों के लिए सिफारिश करते हैं, किंतु सुरक्षा परिषद के पास सदस्य देशों के लिए निर्णय लेने और बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने की शक्ति होती है। लेकिन जो एक इसमें वीटो पावर दी गई है 5 स्थायी सदस्यों को जो वीटो पावर मिली हुई है, वो सबसे बड़ा रोड़ा अटका देती है, क्योंकि सबके अपने अपने हित हैं, सबके अपने अपने गुट हैं।
अगर वैश्विक शांति को खतरा उत्पन्न होता है किसी एक गुट की तरफ से, तो दूसरा गुट उसके अगेंस्ट प्रस्ताव लाता है, तो पहला गुट जो आतताई ग्रुप, आक्रमणकारी ग्रुप होता है, उसकी जो अगुवाई करने वाला स्थायी सदस्य देश, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, रूस हो, चाइना हो, ठीक है, फ्रांस हो, ये क्या करते हैं, वीटो लाते हैं। लेकिन अक्सर वीटो का प्रयोग आप यूएस या फिर चाइना या फिर रसिया को करते हुए देखते होंगे। परिषद का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनएससी का गठन 15 सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी सदस्य या अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। 10 गैर स्थायी सदस्य, इन्हें महासभा द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो प्रतिवर्ष 5 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए। 10 अस्थायी सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर होता है। परिषद की अध्यक्षता प्रतिमाह 15 सदस्यों के बीच रोटेट होती रहती है। यूएनएससी में मतदान और चर्चा की बात करें तो सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय स्थायी सदस्यों सहित 9 सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा किए जाते हैं, जिसमें सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। 5 स्थायी सदस्यों में से यदि कोई एक भी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है। संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, बिना वोट के सुरक्षा परिषद के समक्ष लाए गए किसी भी प्रश्न की चर्चा में भाग ले सकता है, यदि सुरक्षा परिषद को लगता है कि उस विशिष्ट मामले के कारण उस सदस्य के हित विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। भारत की स्थायी सदस्य के रूप में काफी समय से डिमांड चल रही है। भारत इसका हकदार भी है। भारत यूएनएससी में अपनी स्थायी सीट का दावा प्रस्तुत करता रहा है। स्थायी सदस्य की सीट है तो भारत के निम्नलिखित मानदंड है, जैसे जनसंख्या, विश्व में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या भारत की, क्षेत्रीय आकार के मामले में, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मामले में 5वां सबसे बड़ा देश है विश्व का, आर्थिक क्षमता, सांस्कृतिक विरासत और विविधता बृहत है। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में अतीत एवं वर्तमान में भारत का योगदान रहा है। भारत ने शांति सुरक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया है। भारत ने तीसरे देशों, जो तृतीय विश्व के देश हैं, उनका गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तहत नेतृत्व किया है। इसके अलावा भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देश, चाहे वो भूटान जैसे छोटे देश हों या फिर चाइना ऐसा देश हो, हमेशा संप्रभुता का उसके सम्मान किया है। कभी भी संप्रभुता का हनन नहीं किया है। वो छोटा देश हो, कमजोर देश हो या फिर बड़े से बड़ा देश हो, चाइना ऐसा देश हो, तो इसलिए भी भारत का दावा मजबूत होता है। हालांकि देखने वाली बात हो कि भारत की सुरक्षा परिषद में शामिल होने की मांग कब पूरी होती है। दूसरी बात एक और है यहाँ पर जो निकलती है यहाँ से, वो यह कि न सिर्फ सुरक्षा परिषद में शामिल होने की, बल्कि भारत की एक और डिमांड है, और भारत ही नहीं पूरे विश्व की, कि ये वीटो पावर जो है, इस तरह की कोई पावर नहीं रहनी चाहिए, बहुमत से ही फैसला होना चाहिए। कंचोट त्यौहार किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? कंचोट त्यौहार जम्मू और कश्मीर में। तो कंचोट उत्सव या नाग संस्कृति के अनुयायियों के लिए एक धार्मिक और रंगीन कार्यक्रम है। यह जम्मू और कश्मीर के पूर्ववर्ती जिले डोडा में मनाया जाता है। यूएसएआईडी ने भारत में स्वास्थ्य नवाचार और उद्यमिता में तेजी लाने के लिए समृद्ध योजना के तहत किस संगठन के साथ भागीदारी की है? तो नीति आयोग के साथ भागीदारी की है। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी यूएसएआईडी ने हेल्थ केयर के अभिनव वितरण पहल के लिए बाजार और संसाधनों तक सतत पहुंच के तहत एक नई साझेदारी की घोषणा की है। 2022 में आरबीआई द्वारा मनाए जा रहे वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का विषय क्या है? तो डिजिटल जाओ सुरक्षित जाओ, गो डिजिटल गो सिक्योर इस बार की थीम है। भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्ष से लगातार वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाता है? तो 2016 से वित्तीय साक्षरता सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने किस महान गायक के सम्मान में डाक टिकट जारी किया? तो लता मंगेशकर के सम्मान में डाक टिकट केंद्र सरकार ने जारी किया है। 2020-21 में पीएम केयर्स फंड के तहत कुल कोष क्या था?
तो 2020-21 की बात है, पीएम केयर्स फंड के तहत 10,990.17 करोड़ रुपए थे। तो 2020-21 में पीएम केयर्स फंड के तहत कुल कोष 10,990.17 करोड़ रुपए था, जबकि 2020-21 में फंड से 3,976.17 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। पीएम केयर्स फंड के नवीनतम ऑडिट किए गए बयान के अनुसार उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसका निधन हो गया और महाभारत में भीम के रूप में अपनी भूमिका के लिए लोकप्रिय रूप से जाना जाता था। तो क्या नाम था इनका? प्रवीण कुमार सोबती। किस केंद्रीय मंत्रालय ने केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशा निर्देश 2022 लॉन्च किया? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशा निर्देश 2022 जारी किया है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।